हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर्स में एस्फिक्सियल डेथ्स पार्ट 1 तक कवर कर लिया था। अब हम इस लेक्चर में एस्फिक्सियल डेथ्स पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम सफोकेशन। सफोकेशन में क्या होता है? एस्फिक्सिया हो रहा है बट विदाउट नेक कंप्रेशन, मीन्स नेक का कोई भी कंप्रेशन नहीं हो रहा है बट फिर भी एस्फिक्सिया हो रहा है, जिसके कारण एक्सक्लूजन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स में जो एयर है वो एक्सक्लूड हो जा रही है। ये कितने टाइप्स का होता है? ये 3 टाइप्स का होता है, स्मॉदरिंग, चोकिंग और गैगिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉदरिंग। स्मॉदरिंग में क्या होता है कि जो माउथ और नोस्ट्रिल्स हम बंद कर रहे हैं, कैसे? बाय हैंड्स और बाय एनी अदर मीन्स। हम हाथ से या फिर किसी भी दूसरी चीज़ से माउथ एंड नोस्ट्रिल्स कवर कर रहे हैं। ये जो है एक्सीडेंटल भी हो सकती है और होमिसाइडल भी हो सकती है। एक्सीडेंटल कब कब हो सकती है? हम तीनों चीज़ में देखेंगे, एक इन्फेंट में, चिल्ड्रंस में और अडल्ट्स में। इन्फेंट्स मीन्स लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। अब कभी कभी हमने गलती से उनको हैवी ब्लैंकेट उड़ा दिया है या कोई हैवी बेडशीट उड़ा दी है, अब वो अपने हैंड्स और लेग्स तो मूव करेंगे, जिसके कारण जो ब्लैंकेट है वो गलती से उनके फेस पे आ सकता है, जिससे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, मीन्स एस्फिक्सिया हो सकता है। या फिर जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं, से जो प्लास्टिक बैग है मीन्स पन्नी है, वो अपने फेस के ऊपर फेस कवर कर लेंगे उससे और उससे खेलेंगे, पर गलती से जो है वो डिफ़िकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग में, जिससे एस्फिक्सिया होगा। और एडल्ट में जैसे कभी कभी हम चलते चलते या फिर गलती से सैंड में गिर गए या मड में गिर गए और फेस जो है हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, मीन्स एस्फिक्सिया होगा। ये था एक्सीडेंटल। अब हम देखेंगे होमिसाइडल। होमिसाइडल में क्या होता है कि जो माउथ और नोस्ट्रिल्स हैं वो इंटेंशनली क्लोज कर रहे हैं हम। किसकी हेल्प से? या तो पिलो से या तो हैंड्स से। हम हैंड्स की मदद कर ले रहे हैं या पिलो की मदद ले रहे हैं अपने माउथ और नोस्ट्रिल्स को क्लोज करने के लिए। बट अगर हम हैंड्स यूज़ करेंगे तो बहुत सारे फीचर्स आएंगे फेस पे। कैसे? जब हम प्रेशर लगाएंगे, 1 मिनट, ठीक है, जब हम प्रेशर लगाएंगे अपने हाथों से तो जो टीथ्स हैं उन पे भी प्रेशर पड़ेगा, तो जो लिप्स के अंदर की जगह है उस पे प्रेशर पड़ेगा, तो हमको अब्रेशंस और ब्रूजेस दिखेंगे। और जो लिप्स है, लिप्स पे भी कंट्यूजन दिखेगा, ये जैसे इसमें इस फिगर में दिख रहा है, और ये इंजरीज दिख रही हैं हमको, अब्रेशंस दिख रहा है यहाँ पे। और प्रेशर इतना जोर का होता है जिसके कारण ये जो फ्रेन्यूलम है ये टियर या रप्चर कर जाता है। इसमें हम एडिशनल पॉइंट्स देखेंगे कि इन्फेंट्स और एल्डर पीपल जो होते हैं उनको ईजिली स्मॉदर्ड करा जा सकता है। बट सुसाइडल स्मॉदरिंग इज़ वेरी अनलाइकली, क्योंकि कोई अपने ही हाथ से अपने नोस्ट्रिल और माउथ को कवर करके डेथ सुसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि सुसाइड करने से पहले ही वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो मोस्टली ये होमिसाइडल ही होता है। और स्मॉदरिंग में ये देखो, ये है होमिसाइडल स्मॉदरिंग, जिसमें ये हाथ से नोस्ट्रिल्स और माउथ को कवर कर रहा है और यहाँ पे पिलो का यूज़ करके नोस्ट्रिल्स और माउथ को कवर कर रहा है। अब हम देखते हैं गैगिंग। गैगिंग में क्या होता है? इसमें एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा जब किसी को किडनैप करते हैं हम एब्डक्शन के केसेस में, कि उसके ना मुंह पे कोई भी कपड़ा घुसेड़ देते हैं ताकि वो आवाज़ ना कर पाए। आवाज़ नहीं कर पाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। बट इसमें क्या होता है, जब वो हम क्लॉथ या फिर पैड, जिसको हम गैग बोल रहे हैं, उसके माउथ में हम अंदर डाल रहे हैं तो फेरिंग्स का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। फेरिंग्स का ऑब्स्ट्रक्शन होगा मीन्स जो हम नेजो ओरोफेरिंग्स के एरिया में डाल रहे हैं हम कपड़ा, जिसके कारण डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, मीन्स एस्फिक्सिया होगा। इसके कारण अनइंटेंशनल डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक अगर गैग अंदर रहा विक्टिम को साइलेंट करने के लिए, तो वो तो ऑक्सीजन तो जा ही नहीं पा रही है उसकी बॉडी के अंदर, ब्रीदिंग तो वो कर ही नहीं पा रहा है, इसके कारण अनइंटेंशनल डेथ हो जाती है। तो ये जनरली कैसी होगी? होमिसाइडल डेथ के अंदर आती है। थर्ड इज चोकिंग। नॉर्मल पर्सन में क्या होता है
कफ रिफ्लेक्स इंटैक्ट होता है, इसको हम गैग रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। कफ रिफ्लेक्स क्या होता है, जैसे कभी कभी खाते खाते टाइम खांसी आ जाती है, क्यों? क्योंकि हम खाते खाते बात करते हैं और उसके कारण जो हमारा खाना है वो एयरवे में चला जाता है, जिसके कारण कफ रिफ्लेक्स होता है और वो एयरवे से निकल के वापस ईसोफेगस में आ जाता है। बट ये नॉर्मल पर्सन में ऐसा होता है। अगर ये जो फॉरेन बॉडी है या फिर कोई भी फूड बोलस है हमारे एयरवे में रहा है, नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी, मीन्स एस्फिक्सिया होगा। और अगर वो कंटिन्यू रहा, पार्टिकल ब्रीथ नहीं कर पा रहा है पर्सन, तो उसकी डेथ भी हो सकती है ना। तो इसके फीचर्स क्या क्या दिखते हैं हमको, जब कोई भी पार्टिकल हमारे एयरवे में है, या तो साइनोसिस होगी, ब्लूइश अपीयरेंस होगा, या तो खांसी आएगी उसको, कफ। चोकिंग में हम फर्स्ट एड क्या देते हैं, उसको हम बोलते हैं हीमलिच मैन्यूवर। से मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जब भी ऐसे किसी को ऐसे खाना अटक जाता है तो उसके हम स्टमक वाले एरिया पे प्रेशर लगाते हैं। तो मेनली वो प्रेशर कहाँ दे रहे हैं हम, मेनली वो प्रेशर दे रहे हैं ओवर ईपीगैस्ट्रियम। ईपीगैस्ट्रियम पे हम वो प्रेशर दे रहे हैं। अभी हमने देखा था गैग रिफ्लेक्स या कफ रिफ्लेक्स, ये एक नॉर्मल पर्सन में होता है। बट अगर पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है और ड्रग्ड है तो जो गैग रिफ्लेक्स होता है वो डिप्रेस हो जाता है, जिसके कारण जो चोकिंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नाउ वी विल सी कैफे कोरोनरी सिंड्रोम। कभी कभी आपने सुना होगा कि अरे खाते खाते किसी पर्सन की डेथ हो गई, तो सोचते हैं उसको अटैक आया होगा, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो ओबीस पर्सन है होते हैं, और या अगर वो इंटॉक्सिकेटेड हैं या ड्रग्ड हैं, सडनली खाते खाते उनकी डेथ हो जाएगी। बट वो डेथ हुई क्यों, वो डेथ हुई है एस्फिक्सिया के कारण, मेनली चोकिंग के कारण। अब वो इंटॉक्सिकेटेड या ड्रग्ड हैं तो उनका गैग रिफ्लेक्स काम नहीं किया, गैग रिफ्लेक्स काम नहीं किया तो एयरवे क्लियर नहीं हुआ, चोकिंग हुई, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हुई, मीन्स एस्फिक्सिया हुआ और डेथ हो गई उनकी। तो ये एक मिसनोमर है कि पर्सन does not die due to MI, that it is died due to choking, asphyxia। ये जो कैफे कोरोनरी सिंड्रोम है, ये टर्म किसने दिया है, रोनाल्ड हॉगन ने। ओके, नाउ वी विल सी ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया। सो व्हाट इज ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया? इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा चेस्ट है उसका मैकेनिकल फिक्सेशन हो गया है, मीन्स वो फिक्स हो गया है मैकेनिकली, अब एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है लंग एक्सपेंड नहीं हो पाएगा तो ब्रीदिंग नहीं होगी, ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी, मीन्स दैट इज एस्फिक्सिया। और यही अगर कंटिन्यू रहा तो इट लीड्स टू डेथ। अब कॉजेस क्या क्या होते हैं मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ चेस्ट के? कोई भी हैवी वेट आ जाए चेस्ट पे, ऐसा कब कब होता है? मोस्ट कॉमन इज स्टैम्पीड। व्हाट इज स्टैम्पीड? जैसे कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसे भीड़ में लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और मान लो अगर आप गिर गए हो तो सारे लोग आपके ऊपर से निकलेंगे, सबका प्रेशर पड़ेगा चेस्ट पे, डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में, एस्फिक्सिया होगा। बट और अगर बरिंग अलाइव, किसी को हम जिंदा गाड़ दें तो ऊपर से वो सॉइल का प्रेशर तो रहेगा और जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो भी नॉस्ट्रल्स माउथ में चले जाएंगे, जिसके कारण एस्फिक्सिया होगा। और बिल्डिंग कोलैप्स में भी ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया होगा, क्योंकि जो भी वेट होगा वो चेस्ट पे आएगा और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। दिस टाइप ऑफ डेथ इज़ ड्यू टू ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया। ये जो डेथ हो रही है ये किस कारण हो रही है? ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया के कारण। अब हैवी वेट हुआ चेस्ट पे, ठीक है, जैसे हैवी वेट हुआ चेस्ट पे तो जहाँ वो वेट है उतना एरिया पेल होगा, और उस वेट के ऊपर वाला हम एरिया देखेंगे तो वो हमको साइनोस्ड दिखेगा। साइनोस्ड क्यों दिखेगा? क्योंकि वेनस रिटर्न हुआ नहीं, इसीलिए वो साइनोस्ड दिखेगा। डेट इज़ ये एक्सटर्नल एक्सपीरियंस है, अपीयरेंस है कि पार्ट ऑफ बॉडी अबव लेवल ऑफ वेट इज साइनोस्ड। इसका एक टर्म भी है, इसको बोलते हैं मास्क इकाइमोटिक। ये जो हमको दिख रहा है ये इकाइमोसिस दिख रही है। और पार्ट ऑफ चेस्ट विथ वेट, जहाँ पे वो वेट है वो पार्ट कैसा दिख रहा है? पेल होगा और फ्रैक्चर्ड रिब्स फ्रैक्चर्ड होंगी। नाउ पोजिशनल एस्फिक्सिया।
पोजिशनल एस्फिक्सिया नाम से पता चल रहा है कि ये पोजीशन के कारण होगा। इसमें जो लंग हैं वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। क्यों? ड्यू टू एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ बॉडी। ये 2 टाइप का होता है। पहला है जैक नाइफ पोजीशन, दूसरा है इन्वर्टेड क्रूसीफिक्शन। जैक नाइफ पोजीशन ये हमको यहाँ फिगर में दिख रही है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं ये लंग को कंप्रेस कर रहे हैं, जिसके कारण लंग पर प्रेशर पड़ रहा है, वो एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे और एस्फिक्सिया होगा। दूसरा है इन्वर्टेड क्रूसीफिक्शन। ये पहले किया जाता था, ये सज़ा देने में यूज़ किया जाता था। ऐसे अपसाइड डाउन है ये। यहाँ पे ये जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, ये प्रेशर पा रहे हैं लंग्स पे। तो लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, कंप्रेस होगा, वो एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, जिसके कारण डेथ हो जाएगी। ये हमने देखा पोजिशनल एस्फिक्सिया। नाउ कुछ टर्म्स है, दैट इज़ फर्स्ट इज ओवरलेइंग। ओवरलेइंग किसको बोलते हैं हम? कि जब एक लार्ज पर्सन स्मॉल बेबी के साथ बेड शेयर कर रहा है। ऐसा तब भी होता है जब अगर जो मदर है वो हैवी वेट मीन्स ओवर वेट है, तब जैसे गलती से अगर हाथ बेबी के ऊपर आ गया या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट बेबी के ऊपर आ गया है, तो बेबी उसको डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में, डेट इज़ एस्फिक्सिया होगा। तो इसकी मैकेनिज़्म दोनों के अंडर आती है, डेट इज़ स्मॉदरिंग और ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया। ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया क्यों? क्योंकि जो पर्सन है उसका वेट उस बेबी के ऊपर आ रहा है। और स्मॉदरिंग क्यों? क्योंकि उसकी नोस्ट्रिल्स और माउथ कवर हो रहे हैं। ये है ओवरलिंग, ये इस फिगर में दिख रहा है। ये पेरेंट है और ये बेबी है। यहाँ पेरेंट की नींद लग गई है और उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि बेबी उनके नीचे है, और बेबी की यहाँ एस्फिक्सिया के कारण डेथ हो जाएगी। नाउ व्हाट इज बर्किंग? बर्किंग में क्या होता है, इस फिगर से हम समझते हैं कि ये एक मैन है और ये एक लेडी है। तो इसमें ये जो मैन है वो अक्यूज्ड है। ये कैसा दिख रहा है? ये लेडी के चेस्ट पे बैठा है और अपने हाथों से उसके माउथ और नॉस्ट्रिल को कवर करे हुए है। इसमें रीड करते हैं हम, एक्यूज्ड सिट्स ऑन चेस्ट ऑफ विक्टिम एंड क्लोजेस माउथ नॉस्ट्रिल्स एज वेल। तो इसकी मैकेनिज्म कैसी होगी? स्मॉदरिंग क्यों? क्योंकि नॉस्ट्रिल्स और माउथ कवर हुआ है, और प्लस ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया। उसके चेस्ट पे भी ये प्रेशर पड़ रहा है, उसके चेस्ट पे ही बैठा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया। ये बर्किंग नाम कैसे पड़ा? ये बहुत पहले की बात है। 2 लोग थे जिनका नाम था विलियम वर्क और एंड हेयर। ये क्या करते थे? लोगों को मारते थे। इसी मेथड से उनकी बॉडी सेल करते थे एज कैडेवर्स टू डॉक्टर नॉक्स, और डॉक्टर नॉक्स उनको रिसर्च एंड स्टडी के लिए यूज़ करते थे। तो ये जो बर्क है यहीं से नाम आया है बर्किंग। नाउ व्हाट इज़ वेजिंग? वेजिंग से कभी कभी क्या होता है कि जो बेड है और बॉल के बीच में गैप होता है, तो जिसमें जो बच्चा है वो गिर जाता है, वो वेज्ड हो गया है बिटवीन बेड एंड बॉल, जिसके कारण उसको डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में। क्यों? क्योंकि उसके चेस्ट पे प्रेशर पड़ रहा है। अब चेस्ट पे प्रेशर पड़ेगा, लंग्स एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे और एस्फिक्सिया होगा। तो ये किस टाइप का एस्फिक्सिया है? ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया। नाउ इन्वायरमेंटल सफोकेशन। इन्वायरमेंटल सफोकेशन वर्ड से पता चल रहा है। सफोकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, मीन्स एयर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ये कब हो सकता है? जब जो पर्सन है वो एक छोटी सी जगह में मीन्स कन्फाइंड स्पेस में ट्रैप्ड है। ऐसा कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? सीवेज टैंक में, अनयूज्ड वेल में, या फिर कोई बॉक्स में वो ट्रैप्ड है। तो ये हमने यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स की मीनिंग देख लिया है। सबसे पहले हमने देखी थी स्मॉदरिंग। स्मॉदरिंग हमने 2 टाइप की देखी थी, एक है एक्सीडेंटल और होमिसाइडल। देन हमने पढ़ा गैगिंग, चोकिंग और फर्स्ट एड। चोकिंग में फर्स्ट एड क्या था? हेमलेट मैन्यूवर। इसमें क्या होता था? हम इपिगैस्ट्रियम में प्रेशर डालते थे। देन कैफे कॉर्नरी सिंड्रोम। ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया में क्या होता था? हमारे जो चेस्ट है हमारा वो मैकेनिकल फिक्स हो जाता था, जिसके कारण लंग एक्सपेंड नहीं हो पाता था और एस्फिक्सिया होता था। इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा था? कि जहाँ पे वेट है वो पेल है और
उसके ऊपर की जगह साइनोस्ड हो गई है। देन पोजिशनल एस्फिक्सिया एबनॉर्मल पोजीशन के कारण हुआ। ओवरलेइंग, बर्किंग, वेजिंग बिटवीन वॉल एंड बेड के बीच में गैप हुआ तो बेबी बेज्ड हो गया। और इन्वायरमेंटल सफोकेशन, क्यों? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन की कमी थी। थैंक यू। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।